हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्पोर्ट बीट इन्फोटेक चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त सूरज शर्मा। और दोस्तों, हम देख रहे थे डेटा स्ट्रक्चर का ये कोर्स, और आज इस कोर्स में हम देखेंगे स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, फिर इसके बाद देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर इसके बाद देखेंगे रेट ऑफ ग्रोथ, फिर इसके बाद देखेंगे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है दोस्तों? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि मैं इससे जस्ट पिछले वाला जो वीडियो है इसमें हमने देखा था एल्गोरिदम एनालिसिस क्यों करते हैं। दोस्तों, जब किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं आपके पास, जैसे किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपके पास करीबन 4-5 मेथड है, तरीके हैं, और आप उन सभी के उन मेथड्स के अलग अलग एल्गोरिदम बना रखे हो। अब आप ये देखना चाहते हो कि कौन सी एल्गोरिदम बेस्ट है, तो इसलिए हमारे को एल्गोरिदम एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, एल्गोरिदम एनालिसिस करने के लिए हम दो टर्म है, इन टर्म को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। एक तो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो कम से कम स्पेस लेकर कम से कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये हमारी एक बेस्ट एल्गोरिदम होगी। तो इसमें हम देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है जैसे किसी सिस्टम में या फिर किसी मोबाइल में जो कोई एक एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन इनिशिएट या इंस्टॉल होने के लिए, रन होने के लिए जितना मेमोरी कंज्यूम करती है, वही उसका एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो। जैसे कि हमारे मोबाइल में एक इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है, अगर हम उसको इंस्टॉल करते हैं या जब उसको रन करते हैं, तो जितना वो रन होने में जितना स्पेस कंज्यूम करता है रैम के अंदर, तो वही उसका ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। दोस्तों, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए कुछ टर्म्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। जैसे कि when we want to perform analysis of an algorithm based on its space complexity, we consider only data space and ignore instruction space। दोस्तों, जैसे कि हम किसी भी एल्गोरिथम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, तो हम उसके अंदर डेटा स्पेस को कंसिडर करते हैं, बाकी सभी इंस्ट्रक्शन के जो स्पेस है उन सभी को हम इग्नोर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ दो नंबरों को ऐड करने का, और इस दोनों नंबरों को ऐड करने के बाद इसको स्टोर कर रहा हूँ मैं थर्ड वेरिएबल में। जैसे कि दैट मीन्स ये हुआ कि वी कैलकुलेट ओनली द मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। जैसे मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल ले रहा हूँ, और जो ये वेरिएबल है इनका डेटा टाइप है इंट डेटा टाइप है। तो ये कंपाइलर के अकॉर्डिंग ये 4 बाइट की मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल बाइट यहाँ पर कंज्यूम करेंगे ये 12 बाइट। कैरेक्टर होंगे तो 1 बाइट का मेमोरी कंज्यूम करेगा, अगर ये फ्लोट होता है तो 8 बाइट का मेमोरी कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर ये इंट टाइप का है, इसलिए ये 4 बाइट का कंज्यूम कर रहा है, तो टोटल बाइट होगी 12 बाइट। तो दोस्तों, इससे हमारे को यह पता लगा कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम की क्या है, 12 बाइट। तो दोस्तों, इस तरह से हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है दोस्तों कि जैसे कि सपोज एक कोई प्रॉब्लम है, मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अलग अलग एल्गोरिदम है, और कौन सी एल्गोरिदम कितने कम टाइम में इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दे, वही उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। बट यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, व्हेन वी कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम, वी कंसीडर ओनली इनपुट डेटा एंड इग्नोर द रिमेनिंग थिंग्स एज दे आर मशीन डिपेंडेंट। वी चेक ओनली हाउ आवर प्रोग्राम इज बिहेविंग फॉर द डिफरेंट इनपुट वैल्यू टू परफॉर्म ऑल ऑपरेशन लाइक अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिटर्न वैल्यू एंड असाइनमेंट एक्सेट्रा। इट मीन्स ये है दोस्तों कि
जब हम किसी हमारी एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम को जब हम उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हम इन सभी बातों को और सभी बातों को इग्नोर कर देते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है, उसका हार्डवेयर कैसा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, इन सभी को इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो लॉजिक है, हम उसी लॉजिक की टेस्टिंग करते हैं कि जो हमारा लॉजिक है वो कौन सा बेस्ट है। तो उस लॉजिक की टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम अज्यूम करके चलते हैं। इट मीन्स ये है कि जैसे कि कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, असाइनमेंट ऑपरेशन है, रिटर्न ऑपरेशन है, रिटर्न वाले स्टेटमेंट है, रिटर्न्स जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं उन सभी को हम मानते हैं कि वो 1 यूनिट टाइम कंज्यूम करेंगे। तो हम इन सभी को 1 यूनिट टाइम कंज्यूम करते हुए मानते हैं और इसी के अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक फंक्शन बनाया हूँ, इस फंक्शन में 2 नंबरों को मैं ऐड करने का ये फंक्शन है, 2 नंबरों को मैं ऐड कर रहा हूँ और थर्ड वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सोल्व कर रहा हूँ तो ये इसका 1 यूनिट टाइम कंज्यूम करेगा, तो a प्लस बी 1 यूनिट टाइम कंज्यूम करेगा और ऐड होने के बाद अगर ये c में चला जाता है, स्टोर हो जाता है, तो 1 यूनिट टाइम ये फिर से कंज्यूम करेगा। तो 1 + 1 इट मीन्स ये टोटल टाइम 2 यूनिट टाइम कंज्यूम कर रहा है। रिटर्न स्टेटमेंट है c जो 1 यूनिट टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो इस तरह से 2 + 1 ये 3 यूनिट टाइम कंज्यूम कर रहा है। या फिर जो ये 3 यूनिट टाइम है ये एक तरह से कांस्टेंट टाइम भी माना जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कांस्टेंट टाइम इसलिए माना जाएगा दोस्तों क्योंकि अगर छोटे नंबरों को भी आप ऐड करोगे तो उतना ही टाइम कंज्यूम होगा, 3 यूनिट टाइम कंज्यूम होगा। भले a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 7 है, तो दोनों स्मॉल वैल्यू है, इनको ऐड करने में उतना टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है। इतना ही टाइम जैसे बड़ी वैल्यू जैसे 500 या 10,000 इतनी वैल्यू दोनों वैल्यू को ऐड कर रहे हो तो इतना ही टाइम इनमें कंज्यूम हो रहा है। तो इसलिए ये एक कांस्टेंट टाइम है और इसी कांस्टेंट टाइम को बोलते हैं हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को दूसरे एक एग्जांपल के थ्रू और समझ लेते हैं दोस्तों, कि जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं एक फॉर लूप का यूज ले रहा हूं। अब दोस्तों यहां पर मैं फॉर लूप का यूज ले रहा हूं, तो फॉर लूप का जैसे मैं यूज ले रहा हूं तो लूप मीन्स ये है कि मेरी कंडीशन रिपीट होगी, तो यहां पर एक रिपीटेशन वाला एक टर्म और जुड़ जाती है। तो कोस्ट, रिपीटेशन और टोटल तीनों को हम सोल्व करते हैं। जैसे कोस्ट मीन्स तो यह है दोस्तों कि एक सिंगल लाइन में कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं उनकी कोस्ट। तो जैसे कि मैं पहले इन कोस्ट को एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर सम = 0, सम एक वेरिएबल है, इसमें 0 मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं, तो ये एक सिंगल टाइम में ही ये काम परफॉर्म होगा, इस लाइन में एक सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इसलिए इसकी कोस्ट है 1। यहाँ पर जो ये फॉर लूप है i = 0, i <n, i++, तो यहाँ पर 3 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, i = 0, i <n जो कंडीशन है वो i++, ये सभी 3 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इसलिए 1 + 1 + 1। यहाँ पर 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, एक तो अरिथमेटिक ऑपरेशन, एक असाइनमेंट ऑपरेशन। जैसे कि अरिथमेटिक के लिए 1, असाइनमेंट के लिए 1, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट 2 रहता है दोस्तों। रिटर्न सम यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इसलिए इसकी टाइम यूनिट है जो इसकी कॉस्ट होगी 1। अब देखते हैं हम रिपीटेशन। दोस्तों ये जो फर्स्ट टाइम है इसका रिपीटेशन यहाँ पर होगा नहीं, ये सिंगल टाइम होगा, क्योंकि सम की वैल्यू एक बार इनिशियलाइज होगी, तो 0 एक बार इनिशियलाइज होगा, तो इसका रिपीटेशन 1 टाइम होगा। फिर इसके बाद आता है फॉर लूप में i = 0, ये भी एक बार ही इनिशियलाइज होगा, इट मीन्स i की वैल्यू एक बार इनिशियलाइजेशन एक बार होगा। तो ये जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, या फिर बोले तो जो ऑपरेशन है, ये एक बार ही परफॉर्म होगा। इसके बाद हम देखते हैं n+1, जो यहाँ पर i <n है। अब दोस्तों यहाँ पर i <n है, ये कितने टाइम परफॉर्म होगा? ये n टाइम परफॉर्म होगा। जैसे कि अगर 10 वैल्यू तो 10 टाइम, 100 वैल्यू तो 100 टाइम, तो हमारे को ये नहीं पता कि यूजर कितनी वैल्यू दे रहा है, तो n टाइम परफॉर्म होने वाला ये ऑपरेशन। जैसे जितनी बार कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार ये परफॉर्म होगा, तो हम इसके लिए बोलते हैं n, i <n।
तो ये n टाइम परफॉर्म होगा, इसलिए हम यहाँ पर इसका रिपीटेशन n टाइम रख देते हैं। फिर आता है +1 इसलिए दोस्तों क्योंकि एट लास्ट जो लास्ट में जो कंडीशन टर्मिनेट होगी फॉल्स होगी तो वो एक बार होगी, तो इसलिए उसका टाइम है जो यहाँ पर रिपीटेशन है उसका 1 टाइम होगा। इट मीन्स लास्ट टाइम वो रिपीटेशन ओनली एक बार ही होगा। फिर आता है i++, तो यहाँ पर ये n टाइम चलेगा क्योंकि इसका ये नहीं पता कितनी बार ++ इंक्रीमेंट होगा, तो वो यूजर के अकॉर्डिंग होगा कि जितनी वैल्यू देखो उतनी बार ही वो रिपीटेशन होगा, तो इसलिए इसका भी हम +n कर दिए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर 2n इसलिए दोस्तों क्योंकि हर बार जब ये एक्सप्रेशन सोल्व होगा तो हर बार इस लाइन में 2 एक्सप्रेशन सोल्व होंगे हर बार, और कितनी बार होंगे ये हमारे को नहीं पता, तो ये n टाइम होंगे, इसलिए 2 × n हमने यहाँ पर रखा, तो ये रिपीटेशन 2n होगा। रिटर्न वैल्यू ओनली 1 टाइम होगी, इसलिए इसका रिपीटेशन ओनली 1 बार ही होगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब टोटल होगा दोस्तों यहाँ पर 1, इसको एक्सप्रेशन को सोल्व किया तो 2n + 2 2n, ये इसके बाद यहाँ पर 1, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है वो आया है 4n + 4। तो इस तरह से हम दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। और ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए दोस्तों इफ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम इज इंक्रीज with the increases of the input value, then that time complexity is said to be linear time complexity. It means ये है कि जैसे जैसे इनपुट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे इनपुट होता है उसी के अकॉर्डिंग ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है या फिर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब दोस्तों हम देखते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। द रेट एट विच द रनिंग टाइम इंक्रीजेज एज ए फंक्शन ऑफ इनपुट इज कॉल्ड रेट ऑफ ग्रोथ। दोस्तों जैसे यहां पर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के बाद इसको एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका, जैसे n² + 2n + 1। जैसे कि यहाँ पर एक एल्गोरिदम है, उसका ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है और उसका ये मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर ये एल्गोरिदम तो सेम है बट जो इसके इनपुट हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो जैसे जैसे इनपुट बढ़ते हैं वैसे वैसे ही इसका रनिंग टाइम भी बढ़ता जाता है। और दोस्तों ये जो टर्म है ये टर्म एक टर्म इंपॉर्टेंट है जब इसकी जो नंबर ऑफ इनपुट है वो बहुत स्मॉल है, बहुत छोटे हैं, और जब इसके नंबर ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि करीबन 500 n की वैल्यू 500 हो जाती है, तो n की जगह अगर 500 रखते हैं तो ये जो पहली वाली टर्म है यही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि इम्पोर्टेंट रोल प्ले इसलिए करती है क्योंकि इनको हम नेगलेक्ट मान लेते हैं, 2n + 1 को हम क्या मान लेते हैं, नेगलेक्ट मान लेते हैं। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि n² जैसे 500 का n² निकालते हैं तो इसके कंपेयर में 2n + 1 को, जैसे 500 को मल्टीप्लाई 2 + 1 ऐड करेंगे तो दोनों के कंपेयर करेंगे तो n² की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी और 2n+ को बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट मानते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये n² है यही एक यहाँ पर अहम रोल प्ले करता है। तो हम इस तरह से एक एल्गोरिदम है उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे एक दूसरी एक एल्गोरिदम और लेते हैं इसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए और उसके साथ हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ। अब जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर एक और एल्गोरिदम का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर कर रहा हूँ और इन दोनों का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो एल्गोरिदम का, सपोज मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे हम एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अलग अलग एल्गोरिदम ले रहे हैं और उनका एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू उनको एनालिसिस करके देख रहे हैं कि कौन सी एल्गोरिदम सबसे बेस्ट एल्गोरिदम है। तो यहाँ पर एक एल्गोरिदम का ग्राफ ये ऊपर वाला है और दूसरे एल्गोरिदम का ग्राफ ये नीचे वाला है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे एक यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर एक वैल्यू है, इस वैल्यू को हम n0 से डिनोट करते हैं। जो n0 से डिनोट कर रहे हैं जो वैल्यू है
इस वैल्यू से जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे ऊपर वैल्यू बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ग्राफ है जिसका रनिंग टाइम बढ़ता जाता है और दूसरे ग्राफ का रनिंग टाइम उसके कंपेयर में कम रहता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो नीचे वाला जो ग्राफ है जिस एल्गोरिदम का है वो एल्गोरिदम एक बेस्ट एल्गोरिदम मानी जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों हम बहुत सारी एल्गोरिदम को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसमें हमारे को ये पता लगा कि किस तरह से हम एक एल्गोरिदम का कैसे एनालिसिस करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं उसमें हम कुछ केस हैं उनकी नीड होती है, जैसे इसको बोला जाता है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। दोस्तों इसमें कुछ केस हैं जैसे वर्स्ट केस, एवरेज केस और एक होती है बेस्ट केस। दोस्तों एक एल्गोरिदम जिसमें या फिर बोले तो जिस प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए जितने ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो उसका वर्स्ट केस है। बेस्ट केस एक जिस प्रोग्राम को सोल्व करने के लिए जितने कम ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वही उसका एक बेस्ट केस है। और एवरेज केस बेस्ट केस और एवरेज केस के बीच में लाई करता है। दोस्तों मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको एसिम्प्टोटिक जो नोटेशन अगले वाला जो वीडियो है उसमें ये सब चीजें मैं वहां क्लियर करूंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्ञात करते हैं और किस तरह से एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्ञात करते हैं और कैसे एल्गोरिदम के बीच में एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके उनका कैसे एनालिसिस किया जाता है और कैसे एसिम्प्टोटिक एनालिसिस किया जाता है, जिसमें कुछ केस हैं वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस, ये क्या होती हैं और इनका यूज किस तरह से करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स की मदद कर सकता है तो उन तक भी शेयर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।